हेलो एवरीवन। बर्ड फ्लू की वैक्सीन है या नहीं है, ये एक क्वेश्चन जनरली लोगों के दिमाग में आता है। तो अब इसी बात पे आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनट में कुछ नया जानते हैं। एक्चुअल में बर्ड फ्लू से प्रिवेंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है। उसका बड़ा रीज़न ये है कि बर्ड फ्लू के बहुत सारे स्ट्रेन हैं, जैसे H5N1, H5N6, H5N8 और भी बहुत सारे हैं। तो और इनमें फ्रीक्वेंट म्यूटेशन होता रहता है, जिसकी वजह से कब कौन सा स्ट्रेन जो है म्यूटेट कर जाएगा, और कौन सा स्ट्रेन का आउटब्रेक होगा, ये कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस होती है और वो किसी भी स्ट्रेन का कभी भी आउटब्रेक हो सकता है। मान लीजिए कि अभी अगर H5N1 का आउटब्रेक हुआ है, तो हो सकता है अगले साल या अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में H5N8 का आउटब्रेक हो जाए। और या ये भी हो सकता है कि जो अभी तक के स्ट्रेन हैं उनमें से कोई ना हो, कोई नया स्ट्रेन म्यूटेट करके बना ले और वो बिल्कुल न्यू स्ट्रेन हो। तो इस वजह से उन स्ट्रेन को इतने सारे हैं कि उनकी सारी की वैक्सीन बना पाना कठिन है, और कोई कंपनी इतनी जो है इकोनॉमिकली जो है उसके लिए प्रॉफिटेबल भी नहीं होता है कि वो सारे की वैक्सीन बनाए, क्योंकि उसे पता भी नहीं होता है कि कब किसका आउटब्रेक होगा। मान लीजिए अगर उसने सारे स्ट्रेन के वैक्सीन बना के रख भी लिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो कब कौन सा आएगा। अगर मान लीजिए उसने सारे बना के रखे हुए हैं, मगर अगले 2-4 सालों तक कोई आउटब्रेक हुआ ही नहीं, तो वो वैक्सीन की अपनी एक सेल्फ लाइफ होती है, 1 साल 2 साल में वो एक्सपायर हो जाएगी, तो वो ख़राब हो जाएगी, तो उनके लिए जो है प्रॉफिटेबल नहीं होगा। दूसरी चीज़, मान लीजिए उन्होंने सारे स्ट्रेन के अभी तक के जो अवेलेबल हैं उनके बना लिए, मगर हो सकता है कि वो अभी जो आउटब्रेक हो वो कोई नया स्ट्रेन हो, बिल्कुल। तो इस वजह से अब जो पुराने वैक्सीन बना के रखे हुए हैं वो भी कोई काम नहीं करेगी। तो ये एक वजह होती है इसके लिए, जो कि इतना बहुत ज़्यादा म्यूटेबल है। इस वजह से इसमें म्यूटेशन इतना फ्रिक्वेंट होता है कि उसके लिए बना पाना बड़ा कठिन होता है। और अब क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर वैक्सीन बनाना भी इतना जो है उसके लिए अगर बनाने की सोच के भी रखें, तो जैसे अमेरिका ने अपने H5N1 की वैक्सीन कुछ बना के पाइल्स कर रखी हुई हैं, मगर वो इतना इकोनॉमिकल है नहीं, क्योंकि इसको बनाने के लिए 11 डेज फर्टिलाइज एग की ज़रूरत पड़ती है, और इतने मास में एग जो है प्रोडक्शन के लिए मिल पाना भी कठिन होता है एक साथ में, और वो कॉस्टली भी होता है। और दूसरा चीज़, इसके वैक्सीन इतने इजीली अवेलेबल ना होने की एक वजह यह भी है कि जनरली ये बर्ड्स टू बर्ड ही फैलता है, और बर्ड्स टू ह्यूमन में इसके कुछ ही स्ट्रेन हैं जिनका ट्रांसमिशन होता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन इनका ट्रांसमिशन होता ही नहीं है जब तक अभी तक के जो डेटा हैं। तो जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है तो ह्यूमन के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं, तो कंपनी जो है इनके लिए कभी इतना बर्डन लेना नहीं चाहती है और इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहती है। तीसरा जो सबसे एक और वजह है कि अगर बर्ड्स में इनका आउटब्रेक होता है, तो एक इजी वे ये है कि बर्ड्स को ही स्लॉटर कर देते हैं। जहाँ पे आउटब्रेक होता है, जिनमें जहाँ पे ये मिलता है उनको स्लॉटर कर देते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकली थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है कि 250 रुपये kg का जो है चिकन को स्लॉटर करना इजी है कंपैरेटिवली कि 1200 रुपये की 1400 रुपये की वैक्सीन बनाना उनके लिए या और चीज़ों के लिए। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि उन्हें स्लॉटर कर दिया जाए। और तीसरी चीज़, अगर मान लीजिए कभी इनका आउटब्रेक हुआ और नया स्ट्रेन आया जो ह्यूमन के लिए भी प्रॉब्लमैटिक हुआ, तो उसमें एक चीज़ ये है कि 4 वीक में इनकी वैक्सीन बन जाती है। अगर कोई नया स्ट्रेन होगा तो जो स्ट्रेन होगा उनके हिसाब से नई वैक्सीन बनाना वो ज़्यादा इकोनॉमिकल और ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपैरेटिव उनकी पहले से वैक्सीन बना के रखना। इसी वजह से इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन हमेशा अवेलेबल नहीं होती है। जब आउटब्रेक होता है तभी जो जिस स्ट्रेन का होता है उसी की ये वैक्सीन बनाई जाती है।